अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के एक दूसरे डिसऑर्डर जिसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आजकल हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का अगर ओवरव्यू लिया जाए तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स टोटल 10 हैं जो कि 3 क्लस्टर्स में डिवाइडेड हैं, क्लस्टर ए, बी एंड क्लस्टर सी। क्लस्टर ए एंड क्लस्टर बी के तमाम डिसऑर्डर्स को डिटेल से मैं अपनी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं क्लस्टर सी का एक और डिसऑर्डर जिसका नाम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है उसको एक्सप्लेन करूँगी। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को हम 18 ईयर्स के बाद डायग्नोज करते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर DSM-5 के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के क्लस्टर सी का डिसऑर्डर है। और अगर देखा जाए तो सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग जिनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है परफेक्शनिस्ट होते हैं और इन लोगों में एक्सट्रीम परफेक्शनिज्म, नीटनेस और ऑर्डरलीनेस की ट्रेट्स पाई जाती हैं। ये रिजिड होते हैं और ये चाहते हैं कि अपने बनाए हुए असूल और रूल्स जो इन लोगों ने बनाए होते हैं अपने इर्द गिर्द रहने वाले बाकी सारे लोगों पर भी अप्लाई करें। ये हद से ज़्यादा डिसिप्लिन रखते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगा देते हैं किसी भी काम को करने के लिए, बल्कि ये किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं कि उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और परफेक्ट किस तरह बनाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनको कोई असाइनमेंट मिला है, अगर इनको कोई प्रोजेक्ट मिला है तो ये उसकी लिस्ट बनाने के लिए बैठ जाएंगे और एक छोटी से छोटी चीज़ की डिटेल लेंगे कि इस काम को या इस असाइनमेंट को, इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसको परफेक्ट कैसे बनाया जा सकता है। और लिस्ट बनाने के लिए पूरा का पूरा दिन लगा देंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे, एनर्जी लगा देंगे, यहाँ तक कि उस असाइनमेंट का या उस प्रोजेक्ट का टाइम गुजर जाएगा, उसकी डेडलाइन गुजर जाएगी। यानी इनकी परफेक्शनिज्म जो होती है वो इनके किसी भी काम, किसी भी टास्क को पूरा करने में रुकावट बनती है और ये ना खुद किसी काम को कंप्लीट कर पाते हैं, ना ही ये अपने किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे को देते हैं। अगर ये अपने किसी काम को दूसरों की जिम्मा लगा भी देते हैं, दे भी देते हैं, लेकिन ये इस पर सेटिस्फाइड नहीं होते। ये दूसरे लोगों पर मुसलसल क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। इनको लगता है कि दूसरे लोग इस काम को सही तरह से नहीं कर पाएंगे, इनको सिर्फ यही परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे, लेकिन ये ना खुद कर सकते हैं और ना ही किसी दूसरे को अपना काम करने देते हैं। इसके अलावा ये किसी भी डिसीजन को लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए उसके मुस्बत और मनफी पहलू को देखते रहते हैं। किसी भी बात के मुस्बत और मनफी पहलू को देखना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा उसके बारे में रिसर्च करना, सोचते रहना भी सही नहीं है। ये कोई भी डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और फिर एट द एंड कोई डिसीजन ले भी नहीं पाते। और फिर ऐसे लोगों की अगर सोशल एक्टिविटीज़ को देखा जाए तो ऐसे लोगों को लोग कोल्ड या हार्टलेस कहते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ में, हर बात में परफेक्शनिज्म ढूंढते रहते हैं। मसलन अगर कहीं बाहर जाना हो, किसी टूर पे जाना हो, तो हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि इस टूर को, इस पिकनिक को किस तरह से अच्छा बनाया जा सकता है, किस तरह से परफेक्ट बनाया जा सकता है। या इनको ये लगता है कि वहाँ जाकर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे, परफेक्ट नहीं होगा, वहाँ ये इंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं। इनको लगता है कि जो रूल्स इन्होंने बनाए हैं वही ठीक हैं, दूसरे लोग गलत हैं और इनको बिल्कुल भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हैं। जो ये सोच रहे हैं, जो ये लोग कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है और इनको बिल्कुल भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। इनका बहुत होर्डिंग बिहेवियर होता है। ये छोटी से छोटी चीज़ को संभाल के रखते हैं, हालांकि ये चीज़ें इनके काम की नहीं होती। कोई भी बेकार चीज़ पड़ी हो, ये इनको संभाल के रखेंगे कि हो सकता है ये आने वाले वक्त में इनके काम आ जाए। जिस तरह के कोई कीज़ वगैरह, बल्ब, मोबाइल वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो इनके काम की नहीं होती लेकिन फिर भी उसको संभाल कर रखते हैं। इसके अलावा ये पैसा भी सेव करते हैं। ये ना तो खुद पैसा खर्च करते हैं और ना ही किसी और पर खर्च करते हैं। ये पैसा संभाल कर रखते हैं। इनको लगता है कि अगर इन पर कोई मुश्किल वक्त आया तो तब ये पैसा इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह की लाइफ ये गुजार सकते हैं उससे भी बिलो स्टैंडर्ड की लाइफ ये गुजार रहे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा पैसा सेव करते हैं। इसके अलावा ये अखलाकियात पर बहुत फोकस करते हैं। राइट और रॉन्ग के मोरल्स को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं।
इनको लगता है कि ये चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, ये चीज़ ठीक होनी चाहिए। इनको हर वक्त ये परेशानी लगी रहती है कि इनसे कोई गलती ना हो जाए। इन्होंने खुद के लिए भी बड़े खास असूल बनाए होते हैं और दूसरों के लिए भी वही असूल बनाए होते हैं, और ये चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इनके इन असूलों को, इन ज़वाबित को फॉलो करें। और अगर कोई पर्सन इनको कोई सजेशन दे दे तो इनको लगता है कि वो सजेशन बिल्कुल गलत है, सिर्फ इनकी बात ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इनको बिल्कुल भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई बंदा इनसे इख्तिलाफ़ करता है तो इनको लगता है कि वो इनके साथ सिंसियर नहीं है, या अगला पर्सन कोऑपरेटिव नहीं है, या रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और ये अपने लव वन और फ्रेंड्स की बातों को भी एक्सेप्ट नहीं करते, उनके सजेशंस को भी नहीं मानते। इसी वजह से ये क्लोज रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं कर पाते। इस रिजिडनेस और स्टबर्न बिहेवियर की वजह से दूसरे लोग इनसे दूर रहते हैं। इस डिसऑर्डर के अगर कॉजेज़ को देखा जाए तो इस डिसऑर्डर की कोई एक्चुअल कॉज नहीं होती, लेकिन इसको कॉज करने में कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जिस तरह के जेनेटिक्स, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का कम्बिनेशन हो सकता है, पेरेंटिंग स्टाइल भी इन्वॉल्व हो सकता है। स्टडीज़ के मुताबिक वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के बारे में ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, उनकी प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाती, तो उनमें भी ये डिसऑर्डर कॉज कर सकता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, बायोलॉजिकल और जेनेटिकल कॉज भी हो सकती है। यानी अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में ये कोई डिसऑर्डर चला आ रहा है तब भी ये डिसऑर्डर होने के चांसेस हो सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट दो तरह से हो सकता है, मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में हम CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड साइकोडायनामिक थेरेपी यूज़ करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में नेगेटिव थॉट पैटर्न पर काम किया जाता है, जबकि साइकोडायनामिक थेरेपी में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस थॉट्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है, ताकि इंडिविजुअल हेल्दियर चॉइसेस को अपना सके। इसके अलावा रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती हैं, ताकि क्लाइंट्स के स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस किया जा सके। मेडिकेशन की अगर बात करें तो ये देखा जाता है कि क्लाइंट में अगर एंजाइटी और डिप्रेशन की सिम्टम्स आ रही हो तो उनको एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी भी रेकमेंड की जा सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।